दोस्तों आज हम लोग बिजनेस स्टडी का मॉडल सेट का सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू बता दिए थे और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे आंसर्स को डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखिए सारा का आंसर किया हुआ है और ये आंसर लिखने का काम तो आपका है, मेरा काम है इसको समझाना, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाएंगे तो पता चला कि 10 क्लास लग जाएगा जितना मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से और इसको समझाते जाएंगे, लिखने का काम आपका है। तो सबसे पहले डिफरेंस पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है सुपरविजन और डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग और सुपरविजन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है डायरेक्शन सबसे बड़ा काम है, सुपरविजन तो एक छोटा सा काम है। सुपरविजन कोई मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो एक छोटा सा काम है। लेकिन उसका क्या अर्थ है, तो बोलता है इसका अर्थ होता है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब अपने जूनियर्स जो मेरे नीचे काम करते हैं का मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना और प्रेरणा देना। तीन काम, उनको गाइड करना है, उनका लीडरशिप करना है और उसको मोटिवेट करना है ताकि वो लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। इट मीन्स बोलता है कि प्रोवाइडिंग गाइडेंस, लीडरशिप एंड मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जूनियर्स को मार्गदर्शन दीजिए, नेतृत्व दीजिए, अभिप्रेरण कीजिए। जबकि इसका अभिप्राय यह सुनिश्चित करने से है कि योजना निर्देश के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। यानी सुपरवाइजर का काम है देख रेख करना कि भाई जो हमको डिसीजन दिया गया, जो हमारे यहाँ प्लान बनाया गया है उस प्लान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सुपरविजन करता है। लेकिन ये गाइड करता है, लीडरशिप करता है और अभिप्रेरण का काम करता है। दूसरा है कार्य क्षेत्र। तो बताइए इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो बोल रहा है इसका वर्किंग एरिया बड़ा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसका वर्किंग एरिया छोटा होगा। सिर्फ इसमें ये देखना है कि जो हमको आदेश मिला आदेश के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो इसका वर्किंग देखिए क्या लिखा है, यह कार्य क्षेत्र में सीमित है। बोलता है इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप, ये स्कोप उसका लिमिटेड होगा, इसका स्कोप जो है वाइडर होगा, बहुत वाइडर। क्या लिखा है, इट इज़ वाइड इन स्कोप, इसका स्कोप क्या होता है, वाइड होता है, बहुत विस्तृत होता है। तीसरा लिखा है लेवल। बताइए, तो ये बोलता है कि मैनेजमेंट के हर लेवल में काम करता है। इट इज़ परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध के सभी स्तरों में काम किया जाता है। डायरेक्टिंग का काम तो सारे लेवल में होगा जितने मैनेजमेंट के लेवल हैं। लेकिन उसके साथ यहाँ लिखा है कि यह सिर्फ मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग लेवल, ऑपरेशनल लेवल मतलब सबसे नीचे वाले लेवल में काम करता है। सुपरविजन का काम सुपरवाइजर करता है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नहीं, ये किसी भी मैनेजमेंट के लेवल में हो सकता है लेकिन वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही होगा। प्रबंध का कार्य बोलता है ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जबकि जो है सुपरविजन वो डायरेक्ट मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है, सुपरविजन मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है पैकेजिंग पर लिखिए, पैकेजिंग के कार्यों को लिखिए। फंक्शन क्या है पैकेजिंग का, पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी उत्पाद को पैकेट में पैक करना, डब्बे में पैक करना, रैपर में पैक करना, कार्टून में पैक करना। किसी भी उत्पाद को अगर हम पैक करते हैं तो उस प्रोसेस को पैकेजिंग बोलते हैं। पैक करने की प्रक्रिया पैकेजिंग कहलाती है। ठीक है, तो पैकेजिंग का क्या कार्य है, क्यों करते हैं पैकेजिंग। तो पहला है सुरक्षा, उत्पाद की सुरक्षा के लिए, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए कि भाई उत्पाद सेफ रहे, सुरक्षित रहे। दूसरा उत्पाद की पहचान के लिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, उत्पाद को आसानी से पहचान सके इसलिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं। उत्पाद को सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वीनियंस बनाने के लिए कि प्रोडक्ट हमारा कन्वीनियंट हो, इसके लिए हम लोग सुरक्षा करते हैं। और उत्पाद परिवर्तन, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, कि प्रमोशन का मतलब है अगर पैक करके रखा रहता है तो ऑटोमेटिक प्रचार करता रहता है ना, अच्छा लगता है तो प्रचारित होता रहता है। तो हम उत्पाद को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उसके लिए। तो ये चार है फंक्शन पैकेजिंग का। पैकेजिंग के कितने फंक्शन है, चार फंक्शन है पैकेजिंग के। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को समझाइए। कितने अधिकार है, तो उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। उपभोक्ता के कितने अधिकार है, 6 अधिकार है। पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को हर उस सामान से सुरक्षा चाहिए जो उसके जीवन के लिए खतरनाक होता है, उस सामान से सिक्योरिटी चाहिए। अब बताइए कोई बिजली का उपकरण बना रहा है, स्विच बना रहा है, अगर वो सुरक्षा नहीं देगा तो पता चला स्विच छुएंगे तो फिर करंट पास हो जाएगा, आदमी चिपक जाएगा उसी में। तो बोलता है हर उस प्रोडक्ट से जो उसके जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, उससे सुरक्षा का अधिकार उसको है। इसका मतलब हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उस प्रोडक्ट से किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान न हो जाए। दूसरा अधिकार है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को हर प्रोडक्ट के बारे में शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। तो ये उसका अधिकार है कि उपभोक्ता को शिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने अधिकारों के बारे में बताया जाए कि उसके क्या अधिकार हैं। अगर वो अधिकारों के बारे में जानेगा तभी ना वो लड़ पाएगा। अच्छा, 2 ही अधिकार दिया, 2 अधिकार पूछ रहा था क्या। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों के बारे में समझा, इसका मतलब 2 ही अधिकार यहाँ पे होगा।
इन दोनों अधिकारों के बारे में समझाने बोला है। बजटीय नियंत्रण क्या है? देखिए, कंट्रोल करने का एक तरीका है। बजटीय नियंत्रण कंट्रोल करने का एक तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, आपको बजट बना के दे दिया जाता है और इसी बजट के हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसे सिंपल अभी एग्जांपल ले लेते हैं बजट बना के। मान लीजिए एक कार बनाना है, ठीक है, आप इंजीनियर हो, कार बनाना है, आपको बजट बना के मिला कि इसमें जो टायर खरीदा जाएगा वो 1775 रुपये का एक टायर होगा पर टायर। बजट में लिखा हुआ है कि भाई इस हिसाब से 1775। उसके बाद ग्लास जो खरीदा जाएगा, शीशा जिसको बोलते हैं, वो 2300 रुपये का पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं खरीदना है, ठीक है। और उसके बाद जो एसी लगेगा, वो एसी लगेगा तो 23,000 का लगेगा। ये बजट बना के पूरा और दिया, इस हिसाब से गाड़ी का उत्पादन होगा तो 1,75,000 रुपये में गाड़ी बन जाएगा। ये बहुत सारा चीज़ दिया है कि इतना इतना मटेरियल इतना में खरीदना है, बहुत सारा चीज़ दिया, मटेरियल ये होगा, लेबर ये होगा, बजट बना के दे दिया गया कि इतना रुपया अगर आप लगाते हैं तो 1,75 में हम गाड़ी उत्पादन कर देंगे, और तब हम अगर 1,75 का गाड़ी 2 लाख में बेचेंगे तो 25,000 बचेगा। ये कंपनी दिमाग लगा रही है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी दिमाग लगा रही, बजट तो दे दिया, अब बजट देने से क्या हुआ, नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। कैसे कंट्रोल हो गया? अब देखिए कि जो मेरा सब परचेज मैनेजर है जो सामान खरीदता है, वो गया टायर वाले कंपनी के पास कि भैया हमको टायर चाहिए गाड़ी के लिए, और टायर वाला कंपनी बोल रहा है हम 1900 में देंगे। क्या लगता है मेरा परचेज मैनेजर 1900 में खरीद लेगा? नहीं, उसको बजट कितना मिला है? 1775। और वो पूरा रिक्वेस्ट करेगा, बार्गेनिंग करेगा, 10 दुकान घूमेगा, 15 दुकान घूमेगा, लेकिन उसको 1775 में ही खरीदना है, ठीक है। उसको टारगेट है भैया इससे ज़्यादा मत खरीदो नहीं तो बजट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर उसको हम कोई बजट नहीं देते तब तो बोलता 1900, बोल ठीक है डन करो। उतना बार्गेन नहीं करता, 2-3 दुकान भी नहीं घूमता, 1-2 दुकान घूमता, कहानी खत्म, उसमें ऑर्डर कर दो, कौन इतना थकेगा जी। लेकिन जब आपको टारगेट दे दिया गया है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं खरीदना है, तो आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा कि कौन सस्ता देगा, और वहाँ से आप टायर खरीद के लाइएगा। और अगर कोई सस्ता नहीं दे रहा है तो मालिक को इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर थक गए हैं, कहीं कोई इस रेट में दे ही नहीं रहा है, अब आप ही खरीद के हमको ला के दीजिए, हम बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, जब बजट बना के हम देते हैं तो मेरा वर्कर कंट्रोल हो जाता है। जैसे आप लोगों को घर से जब बाहर आप रहते हो पढ़ने के लिए, और आपको बजट बना के दे दिया जाए कि भैया तुम्हारा कितना खर्चा है, तो लो रेंट इतना, ट्यूशन फ़ी इतना, कॉलेज फ़ी इतना, चलो सब्जी का इतना, मसाला का इतना, सब एकदम हिसाब बना के दे दिया जाएगा तो हिल लोगे? और जो तुम शाम में मज़े से एकदम चाउमीन और चिकन खाते रहता है, वो सब हिल पाओगे? बताओ। कभी सिनेमा देखने चला जाता है, कभी पार्क देखने चला जाता है, मोबाइल में रिचार्ज करता है, गेम में पैसा लगाता है, ये सब कर पाओगे क्या अगर बजट बना के दिया जाए? तो बजट बना के जब मिल जाता है ना बाबू, तो अपने आप नियंत्रित हो जाओगे, कंट्रोल हो जाओगे। तो लोगों को कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है, बजट बना के दे दीजिए, तुलना करने में आसान हो जाता है। विशिष्ट लक्ष्य पर केंद्रित स्पेशल फोकस है कि हमको ये करना है, अभिप्रेरण मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि भाई किसी तरह से हमको ये करना है, और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मदद मिलता है। जितने रिसोर्सेज उसका पूरा इस्तेमाल होगा, सही से इस्तेमाल होगा कि कम से कम लागत में हम कैसे अपने काम को कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बोलता है इसमें से 4 सवाल का जवाब देना है। समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। तो याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन बोलता है इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये वही पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का, और अगर आप इससे सहमत है तो बताइए। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। अगर समन्वय नहीं, समन्वय मतलब मेल मिलाप करना, मिलजुल कर काम करना। समन्वय का मतलब तो मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलकर काम करना। तो अगर आप मैनेजमेंट अपने यहाँ लगा रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपके यहाँ होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो सारांश बोला जाता है, जिसको हम सार बोलते हैं, इसेंस बोलते हैं। तो सार क्या है भैया मैनेजमेंट का? तो सबसे पहला है कि मिलकर काम करना। मैनेजमेंट सिखाता ही है मिलकर काम करना। जब तक हम एकजुट होकर एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट को अगर आप बोला जाए ना कि सर एक शब्द में बोलिए कि मैनेजमेंट क्या है, तो एक शब्द में आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट लोगों के बीच समन्वय है। बस, मैनेजमेंट लोगों के बीच में समन्वय। अगर सारे लोग एक ही उद्देश्य के लिए एक ही समय में काम कर रहे हैं तो समझो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया भी आपको कि मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट जो है सार है, इसेंस है, सॉरी कोऑर्डिनेशन जो है इसेंस है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन क्या है? इसेंस है मैनेजमेंट का।
सार है। बिना कोऑर्डिनेशन का इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके बिजनेस को चला देगा। सारे लोग बताइए, हमारा मान लो बहुत अच्छा परचेज डिपार्टमेंट हमारा है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अगर इस सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो क्या चल जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सबके बीच में अगर आपस में समन्वय नहीं रहा तो चल जाएगा क्या बिजनेस? नहीं हो सकता है कि आपका परचेज मैनेजर बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत अच्छा मटेरियल खरीद के दिया, बहुत अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा जो है प्रोडक्शन किया, सामान एकदम क्वालिटी वाला बनाया, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त प्रचार मार्केट में किया, क्रेज बना दिया एकदम मार्केट में, फाइनेंस वाला भी बहुत अच्छा है, समय पर पैसा दे दिया। लेकिन जो सेल डिपार्टमेंट वो कमज़ोर है, कोढ़िया है सब, क्या बेच देगा सामान? सामान बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। अगर मान लो सेल डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया हो, सेल डिपार्टमेंट जब बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बोलता है ना कि कोई चीज़ भी बेच देंगे, ला दो, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरा ख़राब है, ख़राब सामान बना दिया, तो बेच देगा क्या? भैया सबको एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही पर्पस के लिए काम करना होगा, ये बताता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इसेंस है मैनेजमेंट का, आत्मा है समझो, ठीक है। ये देखो बहुत सारे कारण हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे मदद करता है। टीम वर्क के माध्यम से सद्भाव लाता है, कार्य की एकरूपता को सक्षम बनाता है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है और सर्वव्यापी काम है, हर जगह इसको यूज करते हैं और हर प्रबंधक जवाबदेह इसके लिए होता है। और समन्वय एक सोचा समझा कार्य है। समन्वय में हम क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं, तो सोच समझ के काम करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विज्ञापन करना लाभदायक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब एडवर्टीजमेंट फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है, क्या आप इस बात से सहमत है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एडवर्टीजमेंट का लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट पूछ रहा है कि लाभ क्या है विज्ञापन का। तो विज्ञापन का लाभ बहुत है, बाजार का विस्तार करने में हेल्प होता है। विज्ञापन का लाभ सबसे पहले कि बाजार का विस्तार करने में मदद मिलता है। दूसरा क्या है? यह वितरण लागत को कम कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि विज्ञापन अगर आप करते हैं तो लोगों तक जाके लोगों को बताने की जरूरत नहीं, दरवाजा पर खड़ा होकर मेरा ये प्रोडक्ट है। विज्ञापन कर दिए, लोग खुद समझ गए, खुद जाके दुकान में सामान खरीदने लगे, और यह उत्पादन की लागत को भी कम कर देता है। विज्ञापन होगा तो उत्पादन लागत भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही लोग खरीदने के लिए बड़े जो है तैयार हो जाते हैं, और जब पहले से खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, और जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे हमारा लागत कम होता है। यह उत्पादन को गति देता है। अगर डिमांड, मान लो विज्ञापन कर रहे हैं, डिमांड खूब आ रहा है, तो प्रोडक्शन को गति मिलता है, प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, भाई चलो जल्दी करो। यह वितरण के नेटवर्क को फैलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी फैला देता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब क्या? आप लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए पहले चैनल बनाते थे कि नहीं, हम अपना सामान के बारे में होलसेलर को समझाएंगे, फिर होलसेलर उस सामान को रिटेलर के बारे में, रिटेलर को समझाएगा उस सामान के बारे में, देखो ये साबुन बहुत बढ़िया है, ऐसे वैसे पूरा समझाए। अब रिटेलर कस्टमर को समझा रहा है। जानते हैं इसमें कस्टमर तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मान लिया हम रिटेलर हैं, हम ऑलरेडी 20 साबुन बेच रहे हैं, 20 तरह का कंपनी का साबुन बेच रहे हैं। अब एक नया कंपनी का साबुन आया, हम किसी को समझाने नहीं जाए, बोले हटाओ यार, काहे समझाएंगे, हमारा तो बिक ही रहा है, ये नहीं बिकेगा कोई और बिकेगा, साबुन तो मेरे बिक रहा है। तो इंटरेस्ट नहीं लेता था कौन? रिटेलर। फिर होलसेलर भी बोला अच्छा रख दीजिए ना, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो सामान नहीं बिकता था। अब है क्या कि मार्केटिंग कर दीजिए, इतना मार्केट कर दीजिए, इतना मार्केट कर दीजिए कि कंज्यूमर जाके दुकानदार को रोज़ बोलेगा कि हमको ये वाला सामान दो, ये वाला है जी, ये वाला है जी, ये वाला है जी। तो दुकानदार जरूर नोटिस करेगा यार ये सामान बार बार मांग रहा है, तो जाके दुकान होलसेलर से मांगेगा कि ये वाला सामान है। अब होलसेलर भी बोलेगा यार हर दुकानदार हमको मांग रहा है बार बार, तो हर दुकानदार मांग रहा है, तो होलसेलर कंपनी से बात करेगा कि ये सामान भेज दो, इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रचार करने का फ़ायदा होता है इसका। और नीचे लिखे बिचौलियों का उन्मूलन, मिडिल मैन खत्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे होलसेलर रिटेलर खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट सामान लोग खरीद लेता है। अगर हम प्रचार ज़्यादा करेंगे तो डायरेक्ट भी मेरी कंपनी से सामान खरीद सकता है। अगर हम कंपनी का एक वेबसाइट बना दें और प्रचार कर दें ऑनलाइन, तो डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेगा लोग, तो होलसेलर रिटेलर खत्म हो जाएंगे। यह जनता को शिक्षित भी करता है। लगातार एडवर्टीजमेंट करने से लोग शिक्षित भी होते हैं, समझ पाते हैं कि ये चीज़ ये है, इसमें ये सारा चीज़ होता है, ये सही है, ये गलत है, तो शिक्षित हो पाते हैं। या मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे तो कैसे यूज करेंगे, क्या करना है, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, कैसे किससे सावधान रखना है, कैसे उसको रखना है, सब कुछ बता दिया जाता है विज्ञापन में। रोजगार के अवसर भी, अगर विज्ञापन होता है तो रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है विज्ञापन के जरिए। तो ये है विज्ञापन के फायदे। अब हम चलते हैं विपणन मिश्रण के तत्वों को समझाइए। तो याद रखिएगा मार्केटिंग मिक्स के अंदर इसको हम 4P कॉन्सेप्ट बोलते हैं। विपणन मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? 4P कॉन्सेप्ट। 4P कॉन्सेप्ट का मतलब 4P इसमें है, देख लीजिए। पहला P हम लोगों का जो है 4P कॉन्सेप्ट के अंदर पहला P जो है वो है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा प्रमोशन।
ठीक है, 4P कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, एक एक करके चर्चा करते हैं नीचे। प्रोडक्ट क्या है? तो भैया ये उत्पाद का कोई परिभाषा है ये नहीं, उत्पाद का कोई परिभाषा नहीं। इस दुनिया में हर चीज़ प्रोडक्ट है। इस दुनिया में मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो हर चीज़ प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। हर वो चीज़ प्रोडक्ट है, उत्पाद है जो उपभोक्ता की संतुष्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो जो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करता है वो हर चीज़ प्रोडक्ट है। ये पेन प्रोडक्ट है, तो भैया खाना अगर खा रहे तो वो भी प्रोडक्ट है मार्केटिंग की तुलना में। मार्केटिंग हर चीज़ को प्रोडक्ट मानता है, क्या ये प्रोडक्ट है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हर चीज़ को प्रोडक्ट माना जाता है। जो कंज्यूमर के नीड को, कंज्यूमर के आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है वो प्रोडक्ट होता है। प्राइस क्या होता है? तो जिसमें कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, जिसमें कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है उसको हम प्राइस बोलते हैं, या बोल सकते हैं मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान ग्राहकों को उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है या करना होता है। बोलता है कि प्राइस इज द अमाउंट दैट कस्टमर्स हैव टू पे टू गेट द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट को पाने के लिए कस्टमर कुछ पे करता है तो वो पेमेंट क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। अगर प्रोडक्ट को पाने के लिए कस्टमर कुछ पे करता है तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। प्लेस का मतलब है कि आप अपने सामान को बेचेंगे कैसे, उसका दूसरा नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? अगर हम दिल्ली में फैक्ट्री है तो पूरे देश में हमको वो सामान पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, उसका क्या तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस। अब प्रमोशन के अंदर हम देखते हैं कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक बिजनेसमैन क्या क्या काम करता है। तो प्रचार करता है, बाई 2 गेट 1, बहुत सारा काम करता है। तो सेल को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्निक लगाए जाते हैं, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जितने सारे टेक्निक लगाए जाते हैं, तरीके लगाए जाते हैं, वो सारे तरीके प्रमोशन के अंदर आते हैं। प्रमोशन का मतलब बिक्री को बढ़ाने के लिए किए गए काम, बिक्री को बढ़ाने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं सारे काम को हम प्रमोशन के अंदर लेते हैं। सारे काम को क्या मानते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर उन सारे कामों को लिया जाता है जो बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी सिंपल याद रखना है, हम लोगों को देखना है कि प्रभावशाली नेतृत्व के लिए लीडरशिप का क्वालिटी पूछ रहा है कि एक लीडर के अंदर, एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप का कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए। तो लीडर का क्वालिटी देखिए, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे नेता का गुण देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको। पहला, फिजिकल फिटनेस ठीक होना चाहिए, शारीरिक विशेषताएं एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। अच्छे लीडर का शारीरिक विशेषता का मतलब है उसका कद, वजन, स्वास्थ्य, रूप, रंग सब ठीक होना चाहिए। ये तो सब जानते हैं, थोड़ा देखने में स्मार्ट लगे, थोड़ा हेल्दी लगे, ठीक है, स्वस्थ रहे, ऐसे लोग दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो एक अच्छा नेता का पहला फीचर्स है फिजिकल फीचर्स। दूसरा, उसको नॉलेज और स्किल होना चाहिए। जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसको स्किल होना चाहिए कि कैसे इस प्रोडक्ट को हमको बेचना है। तो नेता के अंदर दूसरा है नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तीसरा, नेता के अंदर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए। भैया एकदम सत्यनिष्ठ आदर्श रहेगा कि कुछ भी गलत नहीं करना है, हम गलत नहीं करेंगे। तो हमेशा ईमानदार होना चाहिए, हमेशा सत्यनिष्ठ होना चाहिए। पहल करने की क्षमता, हमेशा एक अच्छे लीडर में पहल करें, मतलब सबसे पहले आगे आएगा। कोई भी दुनिया का चीज़ हो, सबसे पहले आगे आने की क्षमता होगी। अगर नेता पहले आएगा तब ना उसका फॉलोवर्स पीछे से सपोर्ट करेगा। तो नेता हमेशा साहसी होता है, डरता नहीं है, सबसे पहले आगे आता है, इनिशिएटिव पावर उसके पास होता है, वो हमेशा आगे रहता है, वो डरता नहीं किसी से। एक अच्छा नेता का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। वो ऐसे बात करेगा कि लोग समझ जाएंगे उसकी बात को, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देगा, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है, कम्युनिकेशन स्किल रखता है, संप्रेषण कौशल रखता है कि कैसे लोगों से हम बात करेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट होते। ध्यान रखिएगा, जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एक नेता के अंदर, नेतृत्व के अंदर, वो होता है इसके अंदर। अभिप्रेरण कौशल, मोटिवेशनल स्किल भी होता है, लोगों को मोटिवेट कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। ये स्किल भी इसके पास रहता है कि हम कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे लोगों को अपनी तरफ अभिप्रेरित करेंगे, आकर्षित करेंगे, वो भी स्किल इसके पास रहता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अच्छे नेता वो होता है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है, आत्मविश्वास रखता है। उसको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो डरता नहीं किसी चीज़ से, उसको लगता है कि बिल्कुल हो सकता है, ये संभव है। तो ये है इमेजिनरी लीडर इसको बोलते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, एक अच्छे नेता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। ऐसी क्षमता होती है कि वो कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकता है, कोई भी निर्णय आसानी से ले सकता है। सोशल स्किल होता है, सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल होता है, सोसाइटी के बारे में समझेगा, सोसाइटी को ऑब्जर्व करेगा, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझेगा, लोगों के माइंडसेट को समझेगा, तभी ना वो लोग वही इसी सोसाइटी से उठा के हमको लोगों से काम करवाना है। तो एक अच्छा नेता वैसा होगा जो इसी सोसाइटी से उठाएगा और कुछ लोगों को तैयार करेगा और उसी से काम करवा के अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा।
एक क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या से है और इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, वैश्वीकरण, ये 1991 में हुआ था, 1991 में, जब नई आर्थिक नीतियाँ लाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तब ये 3 शब्द आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये उसी समय वैश्वीकरण आया था, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने दरवाजे खोल देना और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मिला देना। और ये जो महंगाई देख रहे हैं ना, महंगाई आ जाता है, मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन आ जाता है, ये सब इसी का देन है। अगर ये इन्फ्लेशन नहीं, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो आज महंगाई नहीं आता, क्योंकि विश्व में कहीं कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है। और वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रखें, तो वहाँ कुछ होगा तो हमारे यहाँ उसका असर पड़ेगा। वैश्वीकरण का फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर्स है अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी और मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया। मतलब हम अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, अपने देश के दरवाजे को खोल दिए कि विदेश का पूंजी आए, विदेश से टेक्नोलॉजी आए और मार्केट में कंपटीशन बढ़े। इसके लिए हम लोग ओपन कर दिया कि कोई भी कंपनी आ सकता है, और ये इसके खुलने के बाद दुनिया के किसी भी देश की कंपनी भारत में अपना बिजनेस कर सकती है और भारत की कंपनी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ है। 1991 में ऐसा हो जाने से हमारे देश में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंटर कर पाई, और मल्टीनेशनल कंपनियां इंटर कर पाई तो बढ़िया बिजनेस हुआ, मार्केट में कंपटीशन भी हुआ, उसका फ़ायदा कस्टमर को भी मिला, देश को भी मिला। लेकिन कुछ लॉस हुआ, लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण भी हुआ है। सिर्फ विश्व के साथ हमें इंटीग्रेट नहीं किया, हम लोकल भी इंटीग्रेशन किए कि भाई दिल्ली का बिजनेसमैन झारखंड में बेच सकता है, झारखंड का बिजनेसमैन मणिपुर में बेच सकता है, मणिपुर का बिजनेसमैन जो है जम्मू कश्मीर में बेच सकता है। इंटीग्रेशन हमने पूरे देश का भी कर दिया, कोई भी कहीं भी जा सकता है। यानी सोचे उससे पहले बहुत टफ होता था 1991 से पहले, लेकिन अब इतना आसान हो गया कि फ्री ट्रेड है। पता चला झारखंड का आदमी अपना होटल खोल के रखा है मुंबई में, ये एकदम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वस्तुओं के मुक्त आयात की अनुमति मिली है कि कोई भी वस्तु आप दुनिया के देशों से ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से नहीं है, फ्री कर दिया गया कि ठीक है भाई, लेकिन लीगल वस्तु, जो कानूनी वस्तु है वो, अब तुम उधर से ड्रग्स लाओगे, सोना लाओगे और उसके बाद पता चला ब्राउन शुगर लाओगे तो गलत बात है। आप जो जेन्युइन चीज़ है वो दुनिया के देशों से ला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का मुक्त प्रवाह हुआ, इंटरनेशनल कैपिटल बहुत आने लगा, और 1991 के बाद देखिएगा तो भारत में बहुत विदेशी पूंजी आया, और हमारे यहाँ मैक्सिमम कंपनियां भी भारत विदेश की है, और विदेश का ही हमारे यहाँ राज चल रहा है फिर से। और सभी देशों के लोग आराम से मुक्त आवागमन, कोई भी देश कहीं भी जा रहा है, कहीं कोई भी देश का नागरिक कहीं भी जा रहा है। इसलिए उस समय से भारत के लोग भी देखिएगा दुनिया के अलग अलग देशों में मूवमेंट करना शुरू कर दिए। आसान हो गया ना, जब दुनिया के साथ हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ गई तो आसान हो गया। एक क्वेश्चन है कि प्रभावशाली संदेशवाहन की विभिन्न बाधाओं को बताइए। एक अच्छा कम्युनिकेशन का क्या क्या बैरियर मतलब रुकावट। जब हम आपसे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे आपका। तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो एक कम्युनिकेशन में, एक संप्रेषण में, संदेशवाहन में रुकावट डालता है, बाधा देता है? तो देखिए कुछ बाधाएँ हैं। सबसे पहले 2-4 बाधा तो हम समझा देते हैं, वैसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे संदेशों की गलत व्याख्या, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अगर मैसेज को गलत तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया जाए तो आप गलत चीज़ समझ लेंगे। मैसेज सही है लेकिन उसको हम गलत तरीके से प्रेजेंट कर देंगे तो आप गलत चीज़ समझ लेंगे उसको। तो यहाँ भी एक बैरियर है कि मैसेज को सही तरीके से आप पढ़ते नहीं हैं, आप गलत समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, भिन्न अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग। ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसका 2-3 अर्थ है, तो हम क्या समझ लिया, हो सकता है हम, मेरा बोलने का काम तरीका कुछ और हो, कोई और अर्थ हम सोच रहे हो और आप कोई और अर्थ समझ लिए। या ऐसा संकेत डाल दिया, उस संकेत का 2-3 मीनिंग होता है। अब हम सोच रहे थे कुछ अच्छा वाला बता रहे थे और आप गलत वाला समझ लिए कि गलत हमको बता रहा है, तो भाई बाधा है, वहाँ संदेश सही से नहीं जा पाएगा। ठीक है। और क्या है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, गलती से हम ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाए। अब बताइए कोई हमको फ्रेंच भाषा में लिखा ट्रांसलेट गलत तरीके से हिंदी में कर दिए तो हम कुछ और मीनिंग समझ लेंगे, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। अस्पष्ट मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं होती है जहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेरे यहाँ, जैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ और माना जाता है इसको और वहाँ पे कुछ और माना जाता है दूसरी जगह पे, तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो बैरियर आएगा। अर्थ इन टेक्निकल, बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, वैसा वर्ड बोल दिया, ऐसा वर्ड बोल दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड बोल दिया, तो समझ नहीं यार। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बार कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता है। ऐसा बॉडी लैंग्वेज है कि वो बोल अच्छा बात रहा है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज से हमको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उसके बाद
फिजियोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं, जिसमें होता है समय से पूर्व आकलन कर लेना, पहले इवेल्युएट कर लिया कि हम क्या हैं। मेरे पास पढ़ने से पहले, मेरा क्लास करने से पहले बोल दिया कि ना ये आदमी देखने में ठीक नहीं है, नहीं पढ़ा पाएगा। ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन, या अटेंशन ही नहीं है, अब ध्यान ही नहीं दिए कोई चीज़ को लेके तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। फिर नहीं, जो लोग ये नहीं करता है वो क्या बोलता है, अरे फिर से बोला नहीं सुनाई दिया, तो ये लोग हैं वो ध्यान नहीं दिया, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान नहीं है, बाद में बोलता है फिर से बोला सुनाई नहीं दिया। प्रसारण द्वारा हानि या कमजोर ठहराव, अगर ट्रांसमिशन सही से नहीं हुआ, जैसे हम फ़ोन पे बात करें, नेटवर्क सही नहीं हुआ तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन का बैरियर है। और स्रोतों की विश्वसनीयता, जहाँ से ये मैसेज आया है, जहाँ से ये सूचना आ रही है, अगर वो विश्वसनीय नहीं है, वो सही नहीं है, तो लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, शक करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये और क्या क्या समस्याएं हैं, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है हमारे पास। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वो समझा देते हैं, आप समझ जाएगा। अच्छा बताइए, आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, ठीक है, और यहाँ पे एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और आप उसके जूनियर हो, ठीक है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, जो भी है, आप इस पद पर काम कर रहे हो। एमडी आपको रोज़ गरियाता है, रोज़ धुन देता है, ठीक है, बुला बुला कर रगड़ देता है। तुम्हारे मन में तो अंदर पूरा गुस्सा है, लेकिन क्या पूरा गुस्सा है, बाहर जाके खूब एकदम माई बहन गरिया देता है इसको। लेकिन बाबू, जब तुम एमडी के पास जाओगे, उसके केबिन में क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर कैसे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ ऐसे जोड़े रहते हैं कि सर हाथ ना निकल जाए, गुस्सा ना कर जाए भाई। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम तभी इसका रिस्पेक्ट करते हो। क्यों करते हो बताओ, क्यों कम्युनिकेट नहीं करते हो ऊपर वाले से? इसका मतलब बैरियर है, रुकावट है, कोई ऐसा चीज़ है जो तुमको रोक रहा है उसको गाली देने से। नहीं तो अंदर तो लग रहा है कि रात में मिल जाए ना तो बहुत मारेंगे इसको, लेकिन फिर भी तुम अंदर से बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है बाधा है, बाधा है संदेश में, तुम अपना संदेश नहीं पहुंचा पा रहा है, बैरियर है। कौन सा बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बोलता है सर सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉस है ना सर, हटा देगा नौकरी से। अगर ये बॉस नहीं होता तो हम बता देते, इसको उठा कर पटक देते हैं, लेकिन बॉस है ना सर। तो बहुत कुछ हम चाह के भी सामने वाले को नहीं बोल पाते हैं। जब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, संगठन का बैरियर होता है कि भाई हम संगठन में तो जूनियर पद पर है, आप नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो लगा देगा नियम कानून के, नियम का उल्लंघन किया हटा दो इसको, ये कंपनी के नियम का पालन नहीं किया हटा दो इसको, कंपनी की पॉलिसी का पालन नहीं किया हटा दो, नौकरी खा जाएगा मेरा। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे पद पर बैठे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि हम बहुत कुछ चाह के भी नहीं बोल पाते हैं। यह है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं, हमेशा आता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लिख दिया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, पर्सनल बैरियर है, ठीक है। पर्सनल बैरियर एक होता है, पर्सनल बैरियर व्यक्तिगत बाधा। बहुत बार ऐसा होता है आपके जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन पर्सनली नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार ठीक नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ। मान लो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तुमसे 1 लाख रुपये उधार ले लिया, या छोड़ दो अपना रिश्तेदार ले लो, अपना रिश्तेदार 1 लाख रुपये उधार ले लिए। बहनोई मान लो, बहन के पति, ठीक है, जीजा जी जिसको बोलते हो, 1 लाख रुपये उधार लिया और देवे नहीं कर रहा है। अब क्या करोगे तुम? कुछ लोग तो रुपया पैसा में बोलता है कोई रिश्ता नाता नहीं, जाके 4 को गाली देकर पैसा लेकर आएगा। लेकिन कुछ लोग लिहाज करते हैं, अगर छोड़ो हटाओ, क्या बोले उनको बताओ, जब दिए रहें तो रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है, बहन दिए हुए हैं उस घर में, हम अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत लोग बोल नहीं पा रहा, अंदर तो गुस्सा पूरा है कि साला पैसा लेके नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत बाधाएं हैं। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि छोड़ो हटाने होता, बोल नहीं पा रहा है सामने वाले को, उसको बुरा लग रहा है। तो कभी कभी पर्सनल बैरियर ऐसा होता है जब हम अपनी बातों को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्तिगत बाधाएं भी यहाँ पे आती है, पर्सनल बैरियर्स भी आते हैं। तो 4 तरह के बैरियर डिस्कस कर दिए। पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करता है, लैंग्वेज बैरियर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। भाषा, हम कोई और भाषा में समझा रहे हैं, सामने वाला कोई और भाषा में समझ रहा है, तो ये भी एक बैरियर होगा जो परेशान करेगा, लोगों तक आप अपने बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे। नेटवर्क बैरियर होता है, जब हम बात पहुंचा रहे हैं नेटवर्क कट रहा है, वो भी बैरियर है। दूर हुए खड़े हुए व्यक्ति को अगर हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, डिकोडिंग बैरियर हो सकता है, डिकोड नहीं कर पा रहा है मेरे मैसेज को, समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में आते हैं। जब आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी रुकावटें होंगी जो सामने वाले को समझा पाने में आप सफल नहीं हो पाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो ये बैरियर्स ही हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को सफल नहीं बनने देते हैं, असफल कर देते हैं, अनसक्सेस कर देते हैं।
तो ये हम लोगों ने बिजनेस स्टडी का पूरा मॉडल सेट कंप्लीट कर दिया है। आप अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और कमेंट करके बताइए और आपको क्या चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये तो मॉडल सेट एक जैक की तरफ से जारी था, अब CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से भी मॉडल सेट जारी होगा। 5 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का जारी करेंगे हम लोग, और ये जो जारी करेंगे ना वो इस चैनल पे नहीं मिलेगा जिसमें आप पढ़ रहे हैं। CWH कॉमर्स में हम रिवीजन करा रहे थे 1 शॉट का, और जो जैक मॉडल पेपर दिया वो है। हमारा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो मॉडल पेपर रहेगा वो मेन चैनल में आएगा, और मेन चैनल आप जान रहे होंगे किस नाम से है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। इसी चैनल में हम लोग अपना मॉडल पेपर देना शुरू करेंगे, जो कि 25 तारीख के बाद से, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं कि 1 फरवरी से हम देना शुरू कर दें। 1 फरवरी से ये मॉडल पेपर आना शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी से पहले हम लोग 1 शॉट कंप्लीट कर लेंगे, और 1 फरवरी तक आपको ये मॉडल पेपर इस चैनल पे आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों चैनल में आप देखिए, एक साथ हम इसलिए नहीं डाले एक ही चैनल में क्योंकि खिचड़ी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ना अलग अलग चैनल में रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि इसमें ये वाला होगा, इसमें ये वाला होगा। तो आप आराम से देख सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयार कीजिए। एग्ज़ाम में तोड़ देना है, फोड़ देना है, फाड़ देना है, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही नारा लगा के चलना है। थैंक यू।